हेलो दोस्तों, बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 6 है। हम कल देखे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो स्टार्ट करते बिना किसी बकझक के। उत्तल दर्पण दर्पण है द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेंगी इसमें। इतना याद रखना है आपको। ये चीज़ तो हम लिख ही लो, एक बात बोलते हैं आप लिख लो। उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा आभासी सीधा दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, पहली कंडीशन आ जाती है जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये है उत्तल दर्पण, धसे हुए भाग पर पालिश होती है। ये मुख्य से डाला मैंने, ये ध्रुव है, ये इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। जब वस्तु अनंत पर है तब हमें देखना है कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो हमने बताया देखिए ये अपसारी दर्पण होता है, ये किरणों को फैला देता है। किरणें फैल गए ऐसे, तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी? इसी फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये परावर्तित किरण जो है कहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही? फोकस पर। तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो लिख लेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु के दूसरी ओर या दर्पण के दूसरी ओर, जैसे भी लिखो, दूसरी ओर फोकस पर आभासी सीधा वह छोटा बनता है। चलो दूसरी कंडीशन आ जाती है। दो ही कंडीशन इसमें बनती हैं जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के मध्य हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे ध्रुव है, इसके जो वक्रता केंद्र और फोकस होते हैं सब अंदर ही होते हैं, इधर तो कुछ होता नहीं। तो इधर सिर्फ अनंत मिलेगा और ध्रुव मिलेगा। एक अनंत पर रख दिया, एक हम वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य रख दिए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मान लो ये किरण है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये फोकस पर कोई किरण डाल रहे हैं जैसे। ठीक है, कोई किरण कहाँ डाल रहे हैं? फोकस पर डाल रहे हैं मान लो। ठीक है, तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस पर आने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। या फिर हम इसको डाल दें, हम परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी सीधा। तो जो मिलनी चाहिए परावर्तित किरण मिलनी चाहिए ना बाबू। तो हम इसको वक्रता केंद्र पर डालते हैं। इसको यहाँ पर ना डाल के हम वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, ममता के मंदिर की है तू, और बड़े बन लेते हैं वस्तु को। ठीक है, एक कहाँ से डाल दें? हम मुख्य अक्ष के समांतर डाल दें, ये ऐसे निकल जाएगी। ये इसी से आएगी, इसी से जाएगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा ऊपर कर लो तो लगे ही जहाँ उसी से जा रही है। ठीक है, फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है बेटा, चलो ये प्रतिबिंब बन गया। वस्तु से छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के मध्य।
ध्रुव और फोकस के मध्य बना। तो जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, बस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया, खत्म। अब आ जाते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के उपयोग पढ़ लेते हैं। तो पहली आ जाती है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण के उपयोग में आप लिख लीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग टार्च हो गया, टार्च, और क्या होगा, वाहनों, हेडलाइट हो गई, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट मतलब डीपर वाली ना समझना, जो हेडलाइट होती है वाहनों में, जो बल्ब लगे होते हैं जलने वाले, अच्छा हेडलाइट ना समझना। और चाहे तो मोटरसाइकिल की हेडलाइट हो, चाहे तो 4 पहिया की हेडलाइट हो, चाहे 10 टायर की हेडलाइट हो, कोई सी भी हेडलाइट हो, तो हेडलाइट और सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। पहला क्या लिखोगे, टार्च, सर्च लाइट, सर्च मतलब जो रिसर्च करने वाली होती है, ठीक है, उसमें हेडलाइट वगैरह, उनमें जैसे हेडलाइट है गाड़ियों की हेडलाइट, तो उन सब में उपयोग किया जाता है। समझ आ गई बात इतनी सी? और हम आपको बताएं, पहला हो गया, दूसरी बात बताएं। तो एक पूछा जाता है कि किस दर्पण में हम वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो वो यही दर्पण है। तो इसमें किसी वस्तु का हम बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा ही हम किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो 6 कंडीशन आपको पढ़ाई थी प्रतिबिंब बनने की, 6 कंडीशन में सारी की सारी बताई थी। एक कंडीशन ऐसी आती है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता था, फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता था, तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बन रहा था। कैसा बन रहा था, आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा बन रहा था। ये हमने आपको बताया था। उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो हमें अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ता है। इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो कभी भी अगर कभी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले जाए कि प्रतिबिंब देखकर कैसे आप दर्पण को पहचानेंगे, प्रतिबिंब देखकर कैसे आप दर्पण को पहचानेंगे, प्रतिबिंब देखकर आप, बस यही तरीका है। अगर वस्तु के समान बन रहा है प्रतिबिंब, तो मैंने आपको बताया था जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने, जैसे आप इतने बड़े हैं, प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा, तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और वस्तु से छोटा ही बन जाए, बड़ा ही बन जाए, वस्तु के बराबर ही बन जाए, तो ये सारी कंडीशन किस में होती हैं, अवतल दर्पण में, और इन दोनों में नहीं होती। इसमें छोटा हमेशा बनता है, इसमें हमेशा बराबर बनता है। इसमें भी में सीधा बनता है प्रतिबिंब, इसमें भी सीधा बनता है प्रतिबिंब। इसमें जनरली उल्टा ही बनता, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के मध्य हो, तो उसी में ये क्या बनता है, सीधा बनता है। बाकी सारी कंडीशन में उल्टा बनता है। तो जब सीधा बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा, हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। और जब उल्टा बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा, हमेशा वास्तविक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ, तो दूसरा अब आप लिख लो। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इससे हम ये समझ सकते हैं, जो नाई होते हैं, नाई जो दुकानों पे नाई होते हैं, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ना, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने तो वहाँ पे बाल भी बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब नाई बनाते तो कुछ बाल रह भी जाते हैं। ठीक है, तो वो सब दिख सके, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आप लिख लेंगे आँख, नाक, कान व गले की जांच करने के लिए, आँख, नाक, कान व गले की जांच करने के लिए
डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आँख, नाक, कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जो दूरदर्शी वगैरह होते हैं, परावर्तक दूरदर्शी वगैरह, उन सब में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी लिख लें, दूरबीन में या दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऐसे लिख। अब हेडिंग डाल लो, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग चलो, उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर अपने पीछे, हाँ, कोई वाहन होता है, कोई वाहन है, जैसे चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, कोई सभी वाहन, जो उनके ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, जिससे वो पीछे की चीज़ें देखता है, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, तो वहाँ पर जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। समझ आ गई बात? क्यों होता है उत्तल दर्पण? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। ये बड़े से एरिया को छोटे बिंब में, छोटे प्रतिबिंब में दिखा देता है। बड़ा सा ट्रक हो, इतना बड़ा ट्रक हो, इतना बड़ा दर्पण हो, इतने बड़े ट्रक को इतने बड़े दर्पण में देखा जा सकता है। समझ आ गई बात? बल्कि औरों में ऐसा नहीं है। जैसे हमने आपको समतल दर्पण में बताया था, समतल में तो उसमें प्रतिबिंब का, अगर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो वस्तु का आधा होना चाहिए दर्पण। जैसे वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब इसका आधा, बस दर्पण इसका आधा होना चाहिए, इतना बड़ा, तभी पूरी वस्तु का इतने में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें तो बहुत छोटे दर्पण में भी बहुत बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों में पीछे की वस्तुओं को दर्पण का, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो यही जवाब लिखा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे या बड़ी से बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब का छोटा प्रतिबिंब बना देता है, छोटा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, समझ आ गई बात? इसीलिए तो आप ये चीज़ लिख भी लेना। ठीक है, तो लिख लेना, उत्तल दर्पण वाहनों के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने का मतलब मैंने बता दिया, बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटे में बना के दिखा सकते हैं। और मैं आपको और बता दूं, वाहनों के पीछे लगाए जाते हैं। हाँ ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसको। जैसे सड़क पर लगे लैंप जो होते हैं, सड़क किनारे लैंप जो लगे होते हैं, जो जलने वाले लैंप होते हैं, समझ रहे हो ना? जो लैंप लाइट लगी होती हैं, जो लाइट लगी होती है वो क्या करती हैं? उनका लाइट एक जगह समेटना चाहिए कि एक जगह फैलना चाहिए? पहले बताओ, एक जगह समेटना चाहिए कि एक जगह फैलना चाहिए? फैलना चाहिए ना, फैलना चाहिए ना बेटा जी, लाइट फैलनी चाहिए ना। तो लाइट फैलाने कौन कौन कर सकता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इसीलिए अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण ही कर सकता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क किनारे लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाइट फैलनी चाहिए, लाइट एक जगह सिमटे नहीं। जैसे टार्च होते हैं, टार्च में एक जगह फोकस बनाता है ना? जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में जो लाइट होती है बल्ब की, वो एक जगह फोकस मारती है ना। और थोड़ा एक बल्ब भी लगा होता है छोटा वाला, वो थोड़ा सा एरिया बना लेता है ऐसे, और एक जगह फोकस मारता है वो। तो किसका कमाल है? इस किरणों को समेट देता है। किरणों को समेटने वाला अभिसारी लेंस, अभिसारी अवतल दर्पण होता है, इसीलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण। और जो किरणों को जहाँ पे फैलाने की बात आएगी, जैसे सड़क किनारे लाइट लगी हुई है, उसमें किरणें फैलनी चाहिए लैंप से, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण। आशा करते ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलो, ये हो जाता है ख़त्म। अगला आ जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, उसको समझ लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। चिन्ह परिपाटी,
ये हेडिंग आपको बनानी है। देखो, जो वस्तुएं होती हैं, कोई सी भी वस्तु, चाहे अवतल दर्पण में देखे थे आप, चाहे उत्तल दर्पण में देखे थे, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है। इसीलिए जो वस्तु की लंबाई होती है उसको हमेशा धनात्मक लेते हैं। वस्तु की लंबाई जो होती है उसको धनात्मक लेते हैं। और जब प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब धनात्मक भी हो जाता है, ऋणात्मक भी हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा भी बन जाता है, उल्टा भी बन जाता है। जब प्रतिबिंब सीधा बने तो धनात्मक, जब प्रतिबिंब उल्टा बने तो ऋणात्मक। समझ आ गई बात? और हम आपको बात बता दें, जैसे कोई सा भी दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो पहले पॉइंट लिख लो, ये वाला वस्तु वाला। वस्तु हमेशा सीधी होती है, इसलिए वस्तु का चिन्ह धन अर्थात ब्रैकेट में प्लस लिया जाता है। प्लस लिया जाता है, वस्तु का हमेशा क्या लिया जाता है? प्लस चिन्ह लिया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या डालोगे? जब प्रतिबिंब सीधा होता है तो धन तथा जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो ऋण। जब प्रतिबिंब सीधा होता तो धन तथा जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो ऋण चिन्ह मतलब माइनस लिया जाता है। समझ गए? ये सब सवाल में काम देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस ये पूछेगा नहीं पर ध्यान रखनी है, ये सब आगे काम देगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। जितने भी इस तरफ होंगे, इधर का पक्ष दाईं तरफ, ये दायां भाग सिरा है, ये कौन सा है? बायां है। बायां है, ये दायां है, ये दायां बायां, दायां है बायां है। ठीक है, दायां है बायां है। ठीक है, तो जितनी भी बाईं तरफ होंगे उन सबका ऋण चिन्ह लिया जाएगा। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो भी ऋण लिया जाएगा। अगर वस्तु इधर रखी है, वस्तु तो हमेशा इधर ही रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा ऋण ली जाएगी। अगर कोई प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वो धन लिया जाएगा। अगर इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब ऋण लिया जाएगा। यहाँ पे दूरी की बात कर रही है तो लिख लेंगे आप, दर्पण के तरफ के सभी चिन्ह, दर्पण की तरफ कौन है? ये वाले है ना, जिधर पालिश नहीं होती वही तो है दर्पण की तरफ। ठीक है, तो दर्पण के तरफ के ब्रैकेट में चाहे लिख लो, जिधर पालिश नहीं होती है, दर्पण का तरफ वही है जिधर पालिश नहीं होती है। दर्पण के तरफ के सभी चिन्ह ऋण अर्थात माइनस ऋण तथा दर्पण के दूसरी तरफ ब्रैकेट में जिधर पालिश होती है, इस तरफ के दर्पण के दूसरी तरफ के सभी चिन्ह धन लिए जाते हैं। ठीक, धन लिए जाते, यही होता है चिन्ह पर पार्टी। कैसे चिन्ह लेना रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। जैसे ये फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण में, फोकस दूरी किधर होगी? इधर होगी, तो कैसे ली जाएगी? माइनस। तो आगे ये पॉइंट बनाओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि ये इधर आ रही है ना फोकस दूरी, इस तरफ के सभी चिन्ह माइनस, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब ले लो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है।
इधर है फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, तो इधर आ रही फोकस दूरी, तो इधर प्लस लिया जाता है। तो लिख लोगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आ गई बात समझ में। वक्रता त्रिज्या भी इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऐसे हो जाती है। इतनी बात अब समझ आ गई इतना। चलो एक आ जाता है दर्पण का सूत्र। एक सूत्र होता है दर्पण का सूत्र। आज सूत्र वगैरह कुछ बता देते हैं, कल सिर्फ हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। कल हम क्या करेंगे बेटा, कल हम हाँ कुछ 4 5 6 7 4 5 सवाल जो और देखेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर ये परावर्तन अपवर्तन का अलग ख़त्म हो जाता है, अपवर्तन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अपवर्तन के बाद हम लेंस पे आ जाएंगे, लेंस वाले सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर लेंस के सवाल सारे लगाएंगे, तब ये लेसन जाके ख़त्म होगा। ठीक है, तो लगभग आधा होने वाला है लेसन। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये लिख लेते हैं, जान लेते हैं। यह फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं, एफ से। यह है वस्तु की दूरी, यह है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, यू से। इसी का प्रतिबिंब बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच दूर है वस्तु, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, हम वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं इसकी। तो ये वस्तु है, तो अब यहाँ से वस्तु की दूरी ले लेंगे, यहाँ पे ये वाली, ये क्या हुई, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी से v से दर्शाते हैं। घोंच पोंछ होगा, बनाओ न बनाओ, थोड़ा बड़ा और कर लेना, आपका साफ आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं समझने के लिए इसे बनाया हूँ बस। तो फोकस दूरी क्या है, f है। लिख लो कि जहाँ जहाँ f फोकस दूरी है, f फोकस दूरी है, इसका चिन्ह यहाँ पे देखो सबके सब इधर है, फोकस दूरी भी है, वस्तु की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी, सभी इधर है। सभी के सभी ऋण लिए जाएंगे, जितने भी चिन्ह होंगे किस में लिए जाएंगे, ऋण लिए जाएंगे। जहाँ एफ फोकस दूरी है, ठीक है। अब चिन्ह मत लिखो, फोकस दूरी हमेशा यहाँ पे जो होगी वो ऋण ही होती है। ठीक है, हमने पहले भी आपको बता चुका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलो दूसरा पॉइंट, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अगला पॉइंट, जहाँ u क्या है, इस वस्तु की दूरी है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। आ गई बात समझ में। चलो ये चीज़ हो गई ना, समझ में आ गई। एक चीज़ और बच जाती, बता दे कि ना बताए। आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलो बता ही देते हैं। आवर्धन
क्या बोला? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन बराबर इसे m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसे लिख दे, ऊंचाई पूरा लिखना जरूरी है, गुस्सा आ जाओगे तुम सब, बटे वस्तु की ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई। इंक डाल ले थोड़ी सी। इन्हीं के अनुपात को क्या बोलते हैं? अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई पता चल जाए। प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहे कहो चाहे लंबाई कहो ना, जो ऊंचाई वही लंबाई है हमारी भाई। जो नीचे से ऊपर तक पैर से लेकर सर तक जो ऊंचाई है वही लंबाई है हमारी, है ना। उसी तरह प्रतिबिंब का हाल है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वही उसकी लंबाई है। समझ आ गई बात? ठीक, अब इसे हम ऐसे ये तो हमने बताया m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित करेंगे, वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करेंगे। ये फार्मूला बन जाता है, जहाँ h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ये सूत्र बन जाता है, इसकी भी बातें होंगी। ठीक है, ठीक है। जो आवर्धन होता है, आगे लिख लो, आवर्धन वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित है। आवर्धन वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित है। आवर्धन वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित है। हम बता दें, पॉइंट लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ऐसे ये भी होता है आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो क्या बन जाता है? ये भी m के बराबर होता है, आवर्धन के बराबर, ये भी बस m के बराबर होता है। तो m बराबर दोनों के बराबर होगा, h डैश बटे h बराबर v बटे u। ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे, नीचे वस्तु की ऊंचाई होती तो वस्तु की दूरी लेंगे। ठीक, u क्या होता है? वस्तु की दूरी, v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, ये इतनी सी बात हो गई। अब ये चिन्ह हम ज़रूरत पड़ने के ज़रूरत के हिसाब से चिन्ह ले लेंगे। चिन्ह क्या? ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे। उत्तल अवतल दर्पण में अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में हम आपको बता दें, जैसे उत्तल दर्पण ले लिए हमने, तो वस्तु की लंबाई जो होगी वो भी धनात्मक होगी, क्योंकि वस्तु सीधा बनती है उत्तल दर्पण में। वस्तु की लंबाई तो हमेशा धनात्मक ही होती है। प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी क्योंकि सीधा बनती है। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी बात करें तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के दूसरी ओर बनता है, उत्तल दर्पण में इधर बनता है। इधर जो लिया जाएगा वो धनात्मक ले जाए, अर्थात ये धनात्मक होगा। u वहाँ पे ऋणात्मक लेंगे, u वहाँ पे ऋणात्मक लेंगे तो लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ये हो जाता है। समझ आ गई? सब प्लस होते हैं। ये माइनस किसका है? माइनस इसका है, u का। तो माइनस चाहे नीचे लगाओ और चाहे तो यहाँ लगा दो, बराबर इसके, दोनों सही। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या चिन्ह, माइनस लगेगा, प्लस लगेगा, क्या लगेगा? उत्तल दर्पण की बात करें तो h प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो जनरली उल्टा बनता है। उल्टा बनता है ना प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है, लेकिन जरूरी नहीं उल्टा बने। कहीं एक कंडीशन ऐसी है तो सीधा भी बन जाता है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोलते। वस्तु की लंबाई हमेशा माइनस ली जाएगी। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कभी सीधा बन जाता है, कभी उल्टा बन जाता है।
प्रतिबिंब कभी सीधा एक उल्टा बनता है ज़्यादातर, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती माइनस ही ली जाती, सॉरी ये माइनस ही ली जाती है, और वक्र की लंबाई भी माइनस ली जाती है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है सब इधर होता है ना, वक्र की लंबाई प्रतिबिंब तो इधर बनता है, एक कंडीशन इधर भी आती है। सच बोलते क्या यहाँ यच लिखना था भाई, यहाँ पे यच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई वक्र की ऊंचाई, ये तो माइनस होगी ही क्योंकि हमेशा वस्तु इधर बनती। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब एक कंडीशन ऐसी आती है जो इधर भी बन जाता है प्रतिबिंब इसमें, जब फोकस और ध्रुव के मध्य हो, तो इसका भी हम नहीं ले सकते कोई चिन्ह, इनका इसका इन दोनों का भी नहीं ले सकते, तो ये भी यही बनता है। तो अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये चाहे माइनस यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, दो कोई दोनों बराबर है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लेंगे। अवतल व उत्तल दोनों दर्पण के लिए, अवतल व उत्तल दर्पण दोनों के लिए यही होगा सूत्र, ठीक है, माइनस आएगा, समझ आ गई बात, माइनस आएगा। और माइनस आप जरूरी नहीं फार्मूला अभी लिखें, वो आवश्यकता अनुसार आप जब सवाल लगाएंगे वहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, वस्तु सीधी होगी उल्टी होगी, तब आप लगा सकते हो आवश्यकता अनुसार। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच। तो कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसके, ठीक है बच्चा लोग, तो नमस्ते।